हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने डिस्कस किया था कि वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं इन द लास्ट वीडियो पार्ट 1 में, और सेकंड वीडियो पार्ट 2 विल बी कि वो हमें डिसीजेस वगैरह कैसे कॉज कर सकते हैं, कैसे हमें हार्म कर सकते हैं। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, हाँ डू लाइक द वीडियो एंड Matlab, yeah, okay, fine. Share with your friends and yes, do subscribe to the channel so that you don't miss any such content in future. So yes, let's get started without wasting any single minute more. तो कैसे हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं? हमें डिसीजेस कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, और उन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम पैथोजेंस कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में पैथोजेंस क्या होते हैं, जस्ट अ हिंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, उन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम पैथोजेंस कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो खाना भी खराब कर देते हैं, लेदर या क्लोथ्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं, जिससे क्लोथ और लेदर की मतलब जो क्वालिटी है वो इफेक्ट हो जाती है। बैक्टीरिया कहीं भी ग्रो कर सकता है, हमने देखा था। ये फूड पार्टिकल्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद हमारे टीथ के ऊपर स्टक रह सकते हैं। ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया, जिससे हमारा जो टूथ का एनेमल है, जो सबसे आउटर वाली कवरिंग है, वो खराब हो जाती है, करोड हो जाती है। और कैविटीज वगैरह इसी की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। इसीलिए रात को ब्रश करके सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग दिन में भी नहीं करते। ओके, कर दिया करो भाई। Many microorganisms grow in water bodies and decrease their oxygen level. वाटर बॉडीज में ग्रो करेंगे, वहां से सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे, ऑक्सीजन वहां कम होगी, और जो वो ऑलरेडी वहां पे मेरीन लाइफ रह रही थी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी इसके कारण। हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज वाटर बॉडीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमंस हमें कैसे इफेक्ट करती है? हमारी लाइफ टाइम के अंदर हम काफी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी शो कर देते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमें नहीं चाहिए। हम कौन चाहता है बीमार होना कि अच्छा बीमार पड़ा रहा हूँ, नहीं ना, ऑफ कोर्स। तो वो हमारी बॉडी में आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ हार्मफुल मटेरियल्स जैसे हम टॉक्सिन्स वगैरह कहते हैं रिलीज करते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो इफेक्ट हो जाती है और हमें डिसीज हो जाता है। सिंपल, इस पैराग्राफ में यही लिखा है, हार्मफुल मटेरियल्स कॉल्ड टॉक्सिन्स। डिसीजेस कैसे स्प्रेड करते हैं? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किसी भी डिसीज का चले जाना इज कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब वन पर्सन टू अनदर। कैसे जा सकता है? एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स, किसी के भी थ्रू। थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट या इंसेक्ट्स। डिसीजेस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया। जैसे कोई बंदा स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। हम क्यों कहते हैं जब तुम स्नीज करते हो तो तुम कुछ हैंकरचीफ या किसी चीज से अपने को मतलब कवर करो, ताकि तुम्हारे जो स्नीजिंग के बाद जो तुमने जो ड्रॉपलेट्स छोड़े हैं वो किसी और पर्सन को इफेक्ट ना करे। तुम्हारी सराउंडिंग में कहीं ना कहीं रह गया, बैक्टीरिया वहां आ गया और तुम किसी और पर्सन को इफेक्ट कर दोगे, चाहे वो कफ हो, चाहे वो स्नीज हो, किसी भी तरीके से। तो इट्स बेटर कि तुम कभी भी स्नीज या कफ वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो ट्राई टू कवर इट, और अगर तुमने हाथ रखा है तो डू वॉश इट साथ ही इमिडिएटली। जर्म्स अगर किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिए, ठीक है, तो वो भी बीमार हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, जो हम खाना बाहर रख देते हैं, ढकते नहीं है, फ्रिज में नहीं रखते हैं, ठीक है, वो खाना स्पॉइल हो गया, तो वो खाना खा लोगे तो तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ भी, काफी सारी डिसीजेस हो सकती हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, काफी सारी। सॉरी। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स जो है काफी डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस फैलाती हैं। ओके, सॉरी, अब ध्यान से करेंगे, बस थोड़ा जूम करते हैं। जैसे जो डेंगी है, एड्स मस्किटो से हमें डेंगी हो जाता है। फीमेल एनोफिलीज मस्किटो से हमें मलेरिया हो जाता है। रैट फ्ली से हमें प्लेग हो जाता है। कॉमन कोल्ड और कंजक्टिविटीज जो है, ये सारी बीमारियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में किसी भी पेशेंट से किसी की
किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आओ, तुम डायरेक्टली आ रहे हो, इनडायरेक्टली आ रहे हो, किस कैसे भी आ रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे। ये मेन तो यही है। मलेरिया जो है एनोफिलीज से होगा, और फीमेल फीमेल एनोफिलीज, मेल से नहीं। डेंगू जो है एड्स से होगा, प्लेग एक्चुअली से होगा। डू रिमेम्बर। अब ये दो टेबल्स हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेम्बर देम, एंड थोड़ा सा ध्यान देना इस पे कि बैक्टीरिया जो है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो हमें डिप्थीरिया, कॉलेरा, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड ये सब कर सकता है। वायरस की बात करें, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स जैसी बीमारियां हमें करता है। फंजाई की बात करें, रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट। प्रोटोजोआ की बात करें, मलेरिया, मोबिक, एमीबिक डिसेंट्री, या फिर स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियां कर सकता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? एयर के थ्रू हो सकता है, जैसे तुमने स्नीज किया, कफ किया, तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वगैरह सारा ऐसे ही फैल जाता है। वाटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर ले लिया, टाइफाइड वगैरह हो गया, ये सब ऐसे हो जाता है। सॉइल के थ्रू, टेटनस हो गया। कंज्यूमिंग फूड आइटम्स दैट आर नॉट वॉश्ड या फिर क्लीन प्रॉपरली, जो हम बिना धोए तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो, तुम्हें टेटनस हो सकता है। और तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स की बात करें तो किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ, जो जिस डॉग को रेबीज वगैरह हुआ है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ तो तुम्हें भी हो जाएगा। ठीक है। थ्रू वेक्टर्स दैट स्प्रेड डिसीजेस। तो आई वांट यू गाइस टू रिमेम्बर दिस टेबल। एक और टेबल है यहाँ पे, बट ये वाले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके। प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? अब तुम्हें डिसीज हो नहीं हुआ है अभी, तुम चाहते हो कि तुम्हें हो भी ना, तो उसके लिए वैक्सीन्स ले लो, मस्कीटो नेट्स वगैरह लगाओ, और मस्कीटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। ऐसे ही बाहर पानी जो खड़ा रहता है वो मत रहने दो। प्रॉपर डिस्पोजल करो वेस्ट का, इन डिसइंफेक्टेड वाटर, मेंटेनिंग द गुड पर्सनल हाइजीन। अपना हाइजीन तो तुम खुद से मेंटेन कर ही सकते हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेस इन एनिमल्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेबीज। ये एक डिसीज है जो दैट इफेक्ट्स एनिमल्स लाइक डॉग्स, या फुट एंड माउथ डिसीज जो कैटल को इन्फेक्ट कर देता है। सच डिसीजेस में कॉज डोमेस्टिक में इफेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो उनसे इफेक्ट हो जाते हैं, अगर वो उनके कंटेक्ट में आ जाए जो ऑलरेडी इफेक्टेड है। जैसे नेम ऑफ द डिसीज होगा एंथ्रैक्स, तो उसने किसने कॉज किया? बैक्टीरिया ने किया। और किससे कौन इफेक्ट हो गया? कैटल। ऐसे ही तुम सारे याद कर सकते हो। फुट माउथ डिसीज वायरस कैटल, रेबीज वायरस ने किया, डॉग्स और मंकीज इफेक्ट हो गए, ट्यूबरक्लोसिस, रिंग वॉर्म, ये सब तुम कर सकते हो। ठीक है। अब प्लांट्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे एनिमल्स में, अगर एनिमल्स इफेक्ट हो रहे हैं तो प्लांट्स भी हो रहे हैं, एनिमल्स हो रहे हैं, ह्यूमंस हो रहे हैं, तो प्लांट्स भी तो होंगे ना इफेक्ट इनसे। तो उनके अंदर तुम एबनॉर्मल ब्रांचिंग का पैटर्न देख लोगे, एबनॉर्मल फ्रूट्स देख लोगे, छोटा सा बड़ा एक्स्ट्रा बड़ा हो गया, रिंकल्ड लीव्स देख लोगे। तो ये सारे पैथोजन ही तो हैं जो इन्हें इफेक्ट करते हैं। ये फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस ही तो हैं। इसके कारण क्या होता है? क्रॉप की यील्ड कम हो जाती है, क्रॉप की डिस्ट्रक्शन होती है। एरिस फेमाइन 1740 से 41 के अंदर इसने देखा कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया पोटैटो क्रॉप का। क्यों? क्योंकि उसे डिसीज था लेट ब्लाइंड। किससे हुआ था? फंगस से हुआ था। मेंशन्ड है स्पेशल, तो याद रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके रिलेटेड जो प्लांट डिसीज, अगर वायरस इफेक्ट करा है तो टोबैको मोज़ैक डिसीज वायरस का। ठीक है। अपेयरेंस यहाँ दिखा देती हूँ, बना होगा आई गेस। हाँ ये देखो, ये सिट्रस कैंकर, ये वाइट रस्ट, ये स्मट ऑफ राइस, ऐसे ये सारे डिसीजेज है जिनके ऊपर मेंशन मेंशन किया हुआ है उन्होंने। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से, रस्ट ऑफ व्हीट फंगस से, स्मट ऑफ राइस भी फंगस से, रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी फंगस से। रेड रॉट ऑफ शुगर केन की फोटो यहाँ नहीं है, तुम कहते हो मैं दिखा देती हूँ, रुको एक सेकेंड।
लो ये देख रहे हो, ये सारा वही है। ठीक है, बाकी तुमसे कोई ऐसे पूछने भी नहीं वाला आज सच। कोई ना। हम्म ये अब तुम याद कर लेना। ठीक है, ये तो मेरे रट्टा है, इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं। फूड पॉइजनिंग क्या मतलब है कि कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, तुमने गलत गंदा खाना खा लिया इसलिए तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। इसके सिम्टम्स क्या है, मुझे खुद को हो रखे हैं। अभी नहीं, मतलब पहले। वॉमिटिंग, नोजिया, स्वेयर पेन एब्डोमिनल रीजन में, पेट दर्द इतना टुकड़ा वाला, और डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, चक्कर आते हैं, फटीग, डैमेज टू नर्वस सिस्टम। अब पता चला दिमाग क्यों खराब है मेरा। अ, खुद को रोस्ट कर रही हूँ मैं। These symptoms arise due to presence of bacteria या फिर other microbes in the food। या तो तुम्हारे खाने में फूड बैक्टीरिया वगैरह कुछ प्रेजेंट था, या कोई हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट थे जिसके कारण तुम इफेक्ट हो गए। और उसके कारण क्या हुआ, कोई, हाँ, उन्होंने टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज किए, मे बी ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन जो फूड के अंदर इंक्लूडेड थे, जो जो किसी ना किसी बैक्टीरिया ने ही प्रोड्यूस किए थे। कुछ भी कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कॉलेस्ट्रिडम्स, स्टेफाइलोकोकाई या फिर फंजाई हो गया, एस्पेरेगुलस, जो सारे फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। क्या कर सकते हैं फिर हम, खाना ढंग से बनाओ, उसे ढंग से स्टोर करो, कभी भी जो खाना है उसको बाहर मत छोड़ो। जैसे ही मतलब थोड़ा सा कूल डाउन होता है तो उसे फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके रख दो ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रहे। मेनली ये कब होता है, जब हम पिकनिक्स या लार्ज पार्टीज वगैरह, कोई बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां जाते हैं तो वहाँ खाने का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए लोग बीमार हो जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो थोड़ा जो वार्म और मॉइस्ट सा क्लाइमेट होता है ना, उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है। तुम फ्रिज में रख दो, तुम उतना ज्यादा खाने को बचा सकते हो। आगे हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं, और क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे मिस हैंडलिंग ऑफ फूड। हु हैंडल और प्रिपेयर दी फूड शुड, अपना खाना जब भी बना रहे हो हाथ धो के बनाओ। तो क्या तो पता तुम्हारे हाथ में कितने बैक्टीरिया है, तुम एक बार तो हाथ धो के बनाओ ना अच्छे से सोप से। ये सारी चीजें तुम करोगे तो तुम प्रिवेंट कर सके हो कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग ना हो। अब फूड को बचा कैसे सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन क्या हुआ, तुम खाना कैसे सेव कर सकते हो, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग या हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन द स्पॉइलेज। स्टॉप या फिर ग्रेटली स्लो डाउन द स्पॉइलेज, लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी, न्यूट्रिटिव वैल्यू caused or accelerated by the microorganisms। ठीक है, कैसे तुम किसी भी खाने को ट्रीट या फिर हैंडल करो ताकि वो खराब ना हो सके, ना हो जाए। ठीक है, उसकी क्वालिटी इफेक्ट ना हो, वो खाना हम खाने लायक हो, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रॉपर हो। प्रिजर्वेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उनकी ग्रोथ ही ना हो। रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, जिसे हम रेंसिडिटी बोल देते हैं। रेंसिडिटी मीन्स हैविंग डिसएग्रीबल ऑर्डर या फिर टेस्ट, जिसके का क्यों आती है, क्योंकि उनके अंदर ऑयल्स और फैट की डिकम्पोजिशन हो गई है। अब मेथड डिस्कस करते हैं कैसे मतलब तुम वो कर सकते हो। ड्राई करोगे तो क्या होगा, वाटर कंटेंट जो है थोड़ा सूख जाएगा, कम हो जाएगा वाटर कंटेंट। उससे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ डिले हो जाएगी, उसका वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हें उसे कैरी वगैरह करना इज वेरी इजी, मोर पोर्टेबल हो जाएगा। और जैसे कुछ फूड स्टफ्स होते हैं प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग, जैसे एप्पल्स, पियर्स, बनाना, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट, कोकोनट, ये सारे तुम ड्राई करके ही प्रिजर्व करते हो। या फिर कोई सीरियल्स वगैरह हो गए, ग्रेन्स वगैरह हो गए, गीले तो नहीं संभाल देते ना। वीट, मेज, ओट, पार्ले, राइस, मम्मी कहती है राइस धो दिए तो बनाने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। ड्राई करके ही स्टोर कर सकते हो तुम। चैप्टर इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। अरे, इसको क्या हो गया, हेलो, जस्ट अ सेकंड गाइस। हेलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। पता नहीं क्या हो गया था।
प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर, या अब पहले हमने देखा ड्राई करके कर सकते हो, या फिर उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डाल दो। तो हमने देखा होगा पिकल्स में हमेशा मम्मियाँ ना, मम्मा क्या करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर देती हैं ताकि वो खराब ना हो। या फिर जो जैम्स और जेलीज वगैरह होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर एडेड होती है ताकि वो खराब ना हो। सॉल्ट और शुगर करती क्या है, वाटर कंटेंट रिड्यूस कर देती है। जो ड्राइंग करके किया था हमने, वाटर कंटेंट यहाँ वहाँ भी रिड्यूस हुआ था, यहाँ भी हुआ है। इसके क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाएगा। मीट और फिश को हम कवर करते हैं, कवर्ड विद द सॉल्ट, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो वहाँ पे। पिकल्स के अंदर हम एडिशन करते हैं सॉल्ट की ताकि वो खराब ना हो। जैम्स और जेलीज के अंदर हम शुगर ऐड करते हैं। वही सब लिखा है यहाँ पे। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हम पिकल वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एसिटिक एसिड यूज होता है। विनेगर के कारण तुम स्टॉप कर सकते हो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, कार्बोनेटेड बीवरेजेस या फिर फूड ड्रिंक्स के अंदर यूज होता है, जिससे क्या होगा, एक तो प्रिजर्व हो जाएगा, ऊपर से उसे एक अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वगैरह डालो और जाम्स, जेलीज, पिकल्स को प्रिजर्व कर लो। इससे भी क्या होगा, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट हो जाएगा। हीट या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट्स। कुछ फूड आइटम्स होती हैं जैसे मिल्क, यूजुअली बॉइल्ड बिफोर देयर यूज। स्टोरेज, बॉइलिंग क्या, मम्मा को कभी देखें हमेशा बॉईल करके ही हम फूड आइटम्स वगैरह को प्रिजर्व करती हैं, कभी भी ऐसे ही प्रिजर्व नहीं कर देती। मतलब फूड, जब भी हम मिल्क को स्टोर करते हैं तो हमेशा मम्मा उससे पहले बॉईल करती हैं, उसके बाद उसे कहती हैं स्टोर करो, और वो कहती हैं जल्दी जल्दी बॉईल करके स्टोर कर दो, इससे पहले खराब हो जाए, दूध फट ना जाए। तो मिल्क को हम पहले बॉईल करते हैं, बॉइलिंग के बाद, उस बॉइलिंग से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे सब किल हो गए। उसके बाद तुम इसे स्टोर कर सकते हो जैसे ही ठंडा हो जाए। फूड स्टफ्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने तुम्हें बताया था, हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट वाले एरिया में, मॉइस्ट एरिया में ज्यादा ग्रो करता है। तुम फ्रिज में रखोगे क्यों नहीं खराब हो रहा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो है। फिर पास्चराइजेशन क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ हीटिंग ही है, हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो तुम। इसके अंदर तुमने बस वो टेम्परेचर थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, दैट इज 212 फ़ारेनहाइट। इसकी तो तुम कन्वर्जन भी कर सकते हो। एक चीज चाहे याद कर लो, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस याद कर लो, चाहे 212 फ़ारेनहाइट याद कर लो, आपस में कन्वर्ट तो तुम कर ही लोगे, जो पूछा जाएगा वो बता देना। मिल्क को भी हम यही करते हैं, क्यों, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकें, हीट रेजिस्टेंट बना सकें। उनका जो नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर को कम कर सकें, और उसके बाद तुम उसे स्टोर कर लो टू कीप दी अंडर रेफ्रिजरेशन, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है थोड़ा चेक में रहे, मतलब थोड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए, कम ही रहे ना ही बढ़े। In addition, destroying the some microorganism, पेस्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिवेट सम एंजाइम। उसके अंदर ऑलरेडी अगर कोई एंजाइम्स वगैरह हैं तो वो भी इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक डिसएडवांटेज हुई कि कुछ बढ़िया एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं खराब है सब। वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्यों करते हैं, एयर टाइट बैग या बॉटल के अंदर हम किसी भी फूड को स्टोर, मम्मा कहती है एयर टाइट कंटेनर में रखना है, क्यों, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर वही नहीं मिलेगा तो कैसे होएगा, स्लोज दी स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग बहुत स्लो होएगी। वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग नट्स। नट्स वगैरह स्टोर करने हैं तो कभी भी देखना ऐसे ऐसे पैक्ड होके आते हैं, प्रॉपर टाइट। स्टोरिंग दी नट्स रिड्यूस देयर लॉस ऑफ फ्लेवर। उनका फ्लेवर नहीं लॉस होगा, क्यों, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट, कैनिंग। इसके अंदर तो मैं कि खाना बना लो, उसे सील कर लो स्टेराइल कैन्स और स्टार्स के अंदर। उससे क्या उसको फिर बाद में बॉईल करना, अब बॉईल करोगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया था या तो वो वीक हो जाएगा या वो मर ही जाएगा। इज अ फॉर्म ऑफ स्टेरलाइजेशन। ठीक है, इससे इमीडिएट जो रिस्क है स्पॉइलेज का, वो एक, मतलब जैसे तुम कोई भी कैन या फिर कोई भी बॉटल ओपन कर देते हो ना, तो बहुत जो उसके उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
वो मतलब जाते हैं, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑफ कोर्स हमने देखा था, तो जो एक रिस्क हो जाता है कि खाना विल बी लाइक अभी के अभी खराब ही हो जाएगा, तो तुम जितनी जल्दी हो सकता है उसे कंज्यूम कर लिया करो, अगर तुम कोई कैन या बॉटल वगैरह ओपन करते हो। Cans or jars get damaged and show puffing या enlargement. This indicates the spoilage of food. और अगर कोई पफ्ड या enlarged कंटेनर है ना, अगर कोई अपनी शेप, तो उसके वो कभी भी मत कंज्यूम करना, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। फ्रीजिंग, when foods are kept at the below the freezing temperature, freezing temperature के कम में हमने रखा है, तो जो केमिकल चेंजेस आती हैं वो बहुत माइन्यूट सी होती हैं, माइनर सी होती हैं, तो बहुत लॉन्ग पीरियड्स के बाद थोड़ा नोटिस में आती हैं। आर जनरली मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड हीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट से कोल्ड से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं देन हीट, कोल्ड में नहीं ग्रो करेंगे, पता है, मैंने पीछे 2-3 बार मेंशन किया। Although some are killed by freezing, or most bacterial spores and a large number of organisms survive and get revitalized when the food is thawed. ठीक है, कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, एक इसकी एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी जस्ट 2 to 3 मिनट्स की, कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे और साथ में बैक एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि, यस, ओके, बाय बाय।